झारखंड के देवघर में जब आसमान में अटकी सांस, सबसे पहले एबीपी न्यूज बना पीड़ितों की आवाज। झारखंड के देवघर में रोपवे पर ट्रॉलियों के टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया। एबीपी न्यूज पर खबर के बाद जागा प्रशासन। जांच का विषय है बिल्कुल कि क्यों ये हुआ, जो दोषी हैं उनको कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। 46 घंटे बाद पूरा हुआ ऑपरेशन जिंदगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आखिरी पर्यटक को भी बचा लिया गया है। जो ऑपरेशन जिंदगी चल रहा था 45 घंटे से भी ज्यादा वक्त से, वो पूरा हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आपको रखे आगे, यही हमारा फलसफा है और इंडिया भी यही चाहता है कि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज इंडिया चाहता है हमें ऐसी एक खबर के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। आपको याद होगा, रविवार की शाम 4 बजे झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे की ट्रॉलियां आपस में नहीं टकराई थी, बल्कि 59 जिंदगियां मौत से टकरा गई थी। जिंदगी अपनी हिफाजत के लिए तड़प रही थी, मौत अपनी जीत के लिए पूरे दम लगा रही थी। लेकिन जिंदगी बचाने के लिए हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने अपनी जिंदगी जोखिम में झोंक दी। उनमें रोपवे के लिए काम करने वाले स्टाफ भी शामिल हैं। वो जाबाज वीर देवदूत की तरह त्रिकूट पर्वत के बीच की खाई के ऊपर आसमान में ट्रॉलियों के पास पहुंचे, लटकते हुए, झूलते हुए, भारी तेज हवा से बचते हुए और एक एक करके ट्रॉली में फंसे लोगों को, श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को बचाना शुरू किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे मुश्किल हालात में एक एक जान के लिए हमारे जाबाज जवान देवदूत साबित हुए थे। दुर्भाग्य से 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका, लेकिन जानें बची तो इन्हीं पराक्रमी योद्धाओं की बदौलत। 45 घंटे के बेहद खतरनाक और रोमांचक ऑपरेशन में 56 लोगों को, 56 जिंदगियों को बचाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जाबाज योद्धाओं को, इन देवदूतों को अपना शुक्राना भेजने के लिए उनसे कुछ ही देर में बात करने वाले हैं। हम सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री की जो बात कर रहे थे वो हम आप बात करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। इस बीच मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद हैं उस जगह पर, उन तमाम जाबाज, उन तमाम हीरोज़ के साथ जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन उन तमाम लोगों को बचाया जो उनका फ़र्ज़ था, जिनके लिए उनको ड्यूटी पर लगाया गया था। मनोज्ञा, कहाँ पर हैं, कौन कौन लोग आपके साथ हैं? प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत करें। मैं चाहता हूँ कि इंडिया चाहता है कि मन से हम पहले उन लोगों को दिखा दें, उनसे हम बात कर सकें। सुमित जी, 2 बातें हैं। पहला, आज का दिन बड़ा, क्योंकि इन योद्धाओं ने जो अपना काम किया है आज उन्हें उसके लिए सम्मानित किया जा रहा है और उनसे बातचीत के जरिए ये उन्हें बताया भी जाएगा। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री सभी से बात करेंगे, यानी कि आईटीबीपी से और उसके साथ साथ आर्मी और फिर एयरफोर्स के वो लोग जो आज उनसे सम्मानित होंगे। लेकिन यहाँ दूसरा पक्ष ये भी है कि कई ऐसे सिविलियंस थे जो उसमें मौजूद थे, उस पूरी कार्रवाई में मौजूद थे, जो वहाँ पर रोपवे के या तो नुमाइंदे, कार्यकर्ता, वहाँ पर काम करने वाले लोग या बाकी सब थे, जिनमें से पन्ना लाल एक प्रमुख है, जिनका इंटरव्यू हमने आज दोपहर में भी किया था और जो अभी उसी सेटअप में है जहाँ से सबसे बातचीत होगी, जिसमें खुद यहाँ के गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, उनके साथ वो लोग और वो सारे परिवार के लोग भी रहेंगे जो इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे थे। पप्पू सिंह हो या फिर पन्ना लाल हो, ये वो लोग हैं जो वहाँ पर दिन भर काम करते हैं, वहाँ पर आके सफाई का काम करते हैं, कोई गाइड का काम करता है, लेकिन जान बचाने में, क्योंकि वो वहाँ पर दिन भर रहते हैं, इसलिए उन्हें ये पूरी प्रक्रिया पता है कि आखिरकार कहाँ से कैसे आया जा सकता है। अभी इसी कमरे में यहाँ पर मीटिंग होगी, वहीं पर उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। ये सारा काम ऑनलाइन होगा, डिजिटल के जरिए होगा। लेकिन आज बड़ी बात ये कि आज ही शाम को
अगर आप इसको राजनीतिक तस्वीर से देखें तो थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने भी सम्मानित किया है पन्नालाल को अपने डीसी के दफ्तर में बुलाकर। लेकिन आज अभी जो 8 बजे की तस्वीरें हैं वो आपको बता दें कि आज उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। कुछ ट्रेंड लोग हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ी भूमिका उन लोगों ने निभाई है जो ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर रह कर देख कर उस पूरे इलाके को कई लोगों से ज़्यादा जानते हैं। जी, हम देख रहे हैं मनोज्ञा, जो तस्वीरें साथ में चल रही हैं हमारे साथ, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब पन्नालाल से मुलाकात की थी वो तस्वीरें हैं, जब उनको चेक मिला वो तस्वीरें हैं। लेकिन पन्नालाल जैसे जाबाजों की बदौलत ही वो तमाम जिंदगियां बच सकी जो आज सुरक्षित अपने घरों में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे होंगे। पन्नालाल ने अपनी जान की परवाह नहीं की और 1-2 नहीं, पूरी 21 जानों को पन्नालाल ने बचाया है। तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, पन्नालाल इसी रोपवे कंपनी के कर्मचारी हैं, काम करते हैं, और जब ये घटना घटी, जब ये दुर्घटना घटी, तो पन्नालाल के जहन में, क्योंकि आज दिन में मनोज्ञा ने पन्नालाल से बात की है और पन्नालाल ने बताया कि उनको इस बात की चिंता थी कि उनके इलाके के, उनकी जगह पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, कितनी ज़्यादा परेशानी और कितनी ज़्यादा बदनामी लेकर आएगी। इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर बगैर किसी बात की परवाह किए एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए लटकते हुए ट्रॉलियों में जाकर बचाने की कोशिश करते रहे, खाना पीना का इंतज़ाम करते रहे, क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत देर से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया था। ऐसी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं शुरुआती दौर में हुआ, लेकिन जब एक बार थोड़ा सा श्रेय मीडिया को भी जाता है, एबीपी न्यूज़ को भी जाता है, जब उन्होंने इस खबर को पूरी तरजीह के साथ दिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि ट्रॉली में बहुत बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, एक एक को निकालना ज़रूरी है, और वो फिर इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, आर्मी आई, एयरफोर्स आई, एनडीआरएफ के जवान आए, और उन्होंने इन तस्वीरों में देखिए आप कैसे अपनी जान पर खेलकर इन तमाम लोगों को, इन तमाम श्रद्धालुओं को जो त्रिकूट पर्वत पर जाकर मंदिर में दर्शन करने वाले थे, रामनवमी का दिन था, उन श्रद्धालुओं को बचाने की कोशिश की है। मैं कार्यक्रम बता दूं, प्रधानमंत्री किसी भी वक्त, अब देखिए तस्वीर लाइव आप दूरदर्शन की देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री का इंटरैक्शन शुरू होने वाला है। जिन जिन लोगों ने जान पे खेलकर मदद की है उन सबसे प्रधानमंत्री पहले बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, और फिर आखिर में प्रधानमंत्री का ये संबोधन भी होगा जिसको पूरा देश एबीपी न्यूज़ के माध्यम से लाइव देखने वाला है। प्रधानमंत्री श्री ओम प्रकाश गोस्वामी से मिलेंगे जो कि इंस्पेक्टर हैं एनडीआरएफ के, ग्रुप कैप्टन वाईके कंदलकर से बात करेंगे जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं, सार्जेंट राणा से बात करेंगे जो एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में काम करते हैं, श्री पन्नालाल जोशी से बात करेंगे जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो कि दामोदर रोपवे देवघर की जो कंपनी है उसमें कार्यरत हैं, श्री अनंत पांडे से प्रधानमंत्री बात करेंगे, वो सब इंस्पेक्टर हैं आईटीबीपी के, उनको भी हौसला अफजाई करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मंजुनाथ भजंत्री से मिलेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। शुरू हो गया कार्यक्रम, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं डीजी एनडीआरएफ आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का इस वर्चुअल सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस सम्मेलन में उपस्थित अन्य महानुभाव, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरावने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, मुख्य सचिव झारखंड श्री सुखदेव सिंह, डीजी झारखंड श्री नीरज सिन्हा और डीजी आईटीबीपी श्री संजय अरोड़ा का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री महोदय, इस सम्मेलन में आपके समक्ष त्रिकुट रोपवे हादसे में बचाव अभियान में हिस्सा लेने वाले सभी एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और जिला देवघर झारखंड के सभी बहादुर साथी उपस्थित हैं। त्रिकुट पहाड़ देवघर शहर से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है, जहां एक रोपवे केबल कार सिस्टम ऑपरेशनल है। दिनांक 10 अप्रैल 2022 को कुल 20 केबल कार 76 यात्रियों के साथ संचालित हो रही थी। तभी शाम को अचानक तकनीकी खराबी हुई, जिसके कारण रोपवे की रोप वायर केबल कार की पुली से नीचे उतर गई। इस कारण एक केबल कार रोपवे से उतरकर नीचे गिर गई तथा बाकी की केबल कार अपनी जगह पर रुकी रही और यात्री फंस गए। जिला प्रशासन ने प्राथमिक कार्रवाई के बाद शाम तकरीबन 17:20 बजे
एनडीआरएफ को रिक्विजिशन किया। एनडीआरएफ की एक टोली देवघर में स्थित है। उस टोली ने त्वरित कार्रवाई कर शाम 18:35 बजे घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य पुलिस और पब्लिक के बहुत से बहादुर साथियों के साथ शुरू किया। इस राहत और बचाव कार्य के दौरान 8 केबल कार में फंसे 28 यात्री को घटनास्थल से ही उसी दिन रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक महिला की अस्पताल में मृत्यु हो गई। रात भर एनडीआरएफ व जिला प्रशासन के कार्मिक केबल कार की मेंटेनेंस ट्रॉली, ड्रोन व दूसरे मैनुअल तरीकों से 12 केबल कार में फंसे यात्रियों के राहत व बचाव कार्य में लगे रहे। घटनास्थल पहाड़ी, पथरीला एवं दुर्गम होने की वजह से रात में रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। घटना की तीव्रता के मद्देनजर दिनांक 10 अप्रैल 2022 को रात्रि में ही एनडीआरएफ की एक और टीम बटालियन कमांडेंट के नेतृत्व में पटना से घटनास्थल तक पहुंच गई। साथ ही रांची से आईटीबीपी की एक टीम रात में तथा आर्मी की एक टुकड़ी 11 अप्रैल की सुबह घटनास्थल तक पहुंचकर राहत कार्य में जुड़ गई। 11 अप्रैल को ही एनडीआरएफ के डीआईजी दिल्ली से तथा रांची से एयरफोर्स की एक टीम हेलीकॉप्टरों के साथ बचाव दल के साथ देवघर पहुंच गई। इन सभी दलों के संयुक्त प्रयास से कुल 33 यात्री, 22 लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा एवं 11 लोगों को एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी और केबल कार ऑपरेटर्स के स्टाफ के द्वारा जमीनी अप्रोच से सकुशल निकाला गया। शाम को इस बचाव कार्य के दौरान एक दुखद हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की हेलीकॉप्टर से गिर जाने से मृत्यु हो गई। 12 अप्रैल 2022 की सुबह बचाव कार्य को पुनः आरंभ कर बचे हुए 14 लोगों में से 13 को हेलीकॉप्टर से द्वारा सकुशल रेस्क्यू किया गया। वे एक महिला को सभी संभव प्रयासों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। इस प्रकार दिन और रात की अत्यंत विषम परिस्थितियों में एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, आईटीबीपी और जिला प्रशासन देवघर के कार्मिकों ने संयुक्त रूप से तकरीबन 48 घंटे राहत और बचाव कार्य करते हुए कुल 76 में से 73 लोगों को सकुशल बचाया। इस पूरे अभियान को गृह मंत्रालय और एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स द्वारा 24/7 मॉनिटर किया गया तथा समन्वय बनाते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनती करता हूं कि अपना संबोधन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जुड़े हुए भारत सरकार और झारखंड सरकार के सभी अधिकारीगण और जुड़ी हुई सारी एजेंसियों के प्रतिनिधि और उपस्थित अन्य भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं एनडीआरएफ, एयरफोर्स, आईटीबीपी, सेना, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, इस सभी के प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कठिन ऑपरेशन को बड़े धैर्य के साथ एक लंबे समय तक सातत्यपूर्ण तरीके से सावधानी के साथ आपने पार उतारा है और बहुत कम समय में इतनी सारी एजेंसियों ने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन को कम से कम नुकसान के अंदर पूरा किया है। पूरे देश की सांसें अधर में लटकी हुई थी जब त्रिकुट की पहाड़ी पर इतने सारे यात्री फंसे हुए थे, परंतु 2 दिन लंबे इस ऑपरेशन को धैर्य और कुनेह के साथ आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। इसके लिए आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं और जो लोग बचकर आए हैं इसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये सबकी साझी सफलता है। मैं ये निश्चित कहना चाहूंगा कि 2014 के पहले इस देश में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण के अंदर मूलभूत परिवर्तन आया है। 2014 के पहले आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण केवल रिलीफ आधारित दृष्टिकोण था। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 के बाद आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण के अंदर मानव जीवन को बचाने का दृष्टिकोण अहमियत में आया और ढेर सारी एक्सरसाइज के बाद आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और गांव तक ये पूरी ऐसी हायरार्की का निर्माण हुआ है जो कठिन से कठिन आपदा के समय
एक मुश्त होकर इनके अभ्यास के आधार पर कोऑर्डिनेट तरीके से काम करती है और लोगों को बचाने के लिए हर समय अहरनिश तैयार रहती है। और ये त्रिकूट हादसा इसका बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। बहुत कम समय के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब ने कोऑर्डिनेशन के साथ अपने अपने रोल निभाते हुए एक कठिन से कठिन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक समाप्त किया। मैं मानता हूं हम सब के लिए ये आने वाले दिनों के लिए और सघनता के साथ कोऑर्डिनेशन का और ट्रेनिंग की प्रेरणा देने वाला ये हमारा साझा ऑपरेशन था और एक उदाहरण भी है। देश भर में बहुत सारे लोगों से जब लोग फंसे हुए थे तब भी और निसफलता पूर्वक निकलने के बाद भी बहुत सारे लोगों से, मीडिया के लोगों से बात हुई। सब अचंभित थे कि इतनी कम समय के अंदर इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कैसे हो सकता है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का कोऑर्डिनेशन, एनडीआरएफ और सेना और वायुसेना का कोऑर्डिनेशन और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का कोऑर्डिनेशन, ये सब जैसे रोज की प्रैक्टिस का नतीजा हुई इस तरह से हमारे सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र को जिस प्रकार से महत्व दिया है और अनेक प्रकार की आपदाओं को तैयारी के साथ कैसे कम से कम समय के अंदर निपटाया जा सकता है और ढेर सारी एजेंसियां कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ही समय में कैसे कोई गलती के बगैर काम कर सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं फिर से एक बार जो लोग बचकर आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो हमारा एक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एनडीआरएफ से लेकर गांव तक एक टीम बना है, वो सभी टीम के सदस्यों को और सभी इनकी ट्रेनिंग के साथ जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए धन्यवाद सर। आपने इतना प्रोत्साहित किया है हमें उसके लिए भी धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से संबोधन के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे साथ जुड़े गृह मंत्री श्री अमित शाह, सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, गृह सचिव, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डीजीपी झारखंड, डीजी एनडीआरएफ, डीजी आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन के साथी, हमारे साथ जुड़े सभी बहादुर जवान, कमांडोज, पुलिसकर्मी, अन्य साथीगण, आप सबको नमस्कार। आपने 3 दिनों तक 24 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवासियों की जान बचाई है। पूरे देश ने आपके साहस को सराहा है। मैं इसे बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा भी मानता हूं। हालांकि हमें दुख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए, अनेक साथी घायल भी हुए हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हम सभी की पूरी संवेदना है। मैं सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, जिसने भी इस ऑपरेशन को टीवी माध्यमों के देखा है वो हैरान था, परेशान था। आप सभी तो मौके पर थे। आपके लिए वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल रही होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है
जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। इस दुर्घटना और इस रेस्क्यू मिशन से अनेक सबक हमें भी मिले हैं। आपके अनुभव भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आप सभी से बात करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन को मैं लगातार जुड़ा रहा दूर से और मैंने हर चीज का जायजा लेता रहा था। लेकिन आज मेरे लिए आवश्यक है कि आपके मुंह से इन सारी बातों को जानूं। आइए हम सबसे पहले एनडीआरएफ के जाबाजों के पास हम चलते हैं। लेकिन एक बात तो कहूंगा, एनडीआरएफ ने अपनी एक पहचान बनाई है और ये पहचान अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपने पराक्रम से बनाई है। और इसलिए एनडीआरएफ हिंदुस्तान में जहां जहां भी है, उनके इस परिश्रम और उसकी पहचान के लिए भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आइए आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। तो पहले एनडीआरएफ के सब जवानों से मैं बात करूंगा। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे पहले एक खबर आई, क्योंकि आप तो हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो उसके लिए सारी तैयारियां, ये सारा तो समय था नहीं, तो इन चीजों को कैसे प्लान किया आपने? जय सर, मैं इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी, टीम कमांडर आरआरसी देवगढ़, 9 बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना से। मुझे एसडीएम देवगढ़ द्वारा सूचना मिली कि त्रिकूट का रोपवे खराब हो गया है और उसमें कहीं पर्यटकों के फंसे होने की संभावना है। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर 1835 बजे वहां पे पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब किए बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से उसको नीचे लेके आए और फर्स्ट एड देने के बाद उसको ब्रदर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। उसके बाद मैं एज ए टीम कमांडर गया और टीम घटनास्थल का मैंने जायजा लिया, देखा कि अंधेरा काफी हो चुका था और जो फंसी हुई जो ट्रॉलियां थी ग्राउंड लेवल से काफी हाइट पे थी, तो उस समय में ऑप्स करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो हमें जिला प्रशासन से निर्देश मिला कि अभी रात में जो फंसी हुई ट्रॉलियां हैं उनको खाना और पीना की व्यवस्था करना है। तो हमारे जवानों द्वारा इमरजेंसी ट्रॉली जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर लगी हुई है, उसी ट्रॉली में राशन लेके हमारे जवान गए और सभी से बात की। फंसी हुई 12 ट्रॉलियों में से 6 ट्रॉलियों में हम गए और जवानों को थ्रोइंग मेथड से पानी की बोतल और बिस्किट वगैरह सर्व किया। साथ ही साथ लाउड एयर से हमने सभी को संतावना देते रहे कि आप डटे रहिए, हम आपका जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। नेक्स्ट ये कार्रवाई हम लोग रात भर करते रहे। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन हमारी एनडीआरएफ की नेक्स्ट टीम आ गई, वो भी रेस्क्यू वर्क में जुड़ गई। साथ ही साथ एयरफोर्स ने भी अपना रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। इसी दौरान ग्राउंड लेवल से एनडीआरएफ के साथ साथ आईटीबीपी, आर्मी सभी एजेंसियों ने मिलकर रोप, हार्नेस, कैराबिनर और कुर्सी को ट्रॉली बनाकर रोप के सहारे कैराबिनर से 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उनको पीएचडी दी गई और फर्दर हॉस्पिटल उनको भेजा गया। और इस दौरान रात में भी एनडीआरएफ दूसरे दिन भी सेम जो फर्स्ट दिन कार्रवाई की वही उन्होंने पानी और भोजन की व्यवस्था कंटिन्यू करते रहे। और नेक्स्ट तीसरे दिन एयरफोर्स ने अपना काम किया और रेस्क्यू खत्म किया। सर लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन बहुत ही कठिन था, लेकिन हमारी जितनी भी एजेंसियां ग्राउंड पे काम कर रही थी उनके आपसी तालमेल समन्वय से ही ये ऑपरेशन खत्म हो पाया है। और सर हमारा एनडीआरएफ का एक मोटो है, आपदा सेवा सदैव सर्वोत्तम, उसमें हम सफल रहे हैं। थैंक यू सर। जय सर। ओम प्रकाश जी, आप लोग तो इस साहस से भरे हुए हैं, ट्रेनिंग भी है, ये तो एक बिल्कुल ही इस प्रकार का कभी ट्रेनिंग में आया नहीं, एक प्रकार से नए प्रकार की चुनौती आई। अच्छा, ट्रॉली के अंदर फंसे लोगों का हौसला बनाकर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था। क्या आपको उसको भी हैंडल करना पड़ा क्या? ट्रॉली में जो लोग फंसे थे कि वो
शिकायत करते होंगे, चिल्लाते होंगे, रोते होंगे, बड़ी कठिनाई से गुजार रहे होंगे। जी जी सर इसमें जो मेंटेनेंस ट्रॉली थी उसी में हमारे रेस्क्यूअर्स बैठे और जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर जो रोप लगी हुई थी उसी ट्रॉली में हमारे रेस्क्यूअर गए और उसका डिस्टेंसिंग कम से कम 20 मीटर का था। तो उसी से हमारे रेस्क्यूअर ने उनसे बात की कि आप ठीक है, कितने लोग हैं, बच्चे हैं, लेडीज है, वो सारी बात करते हुए 12 ट्रॉलियों से टोटल बात हुई। लेकिन जो फूड की व्यवस्था है वो 6 ट्रॉलियों में हम पहुंच पाए। बाकी 6 ट्रॉलियों की हाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से हम बोतल वगैरह या फूड पैकेट के पास थोड़ा नहीं कर पाए। आपके एनडीआरएफ के सभी जवानों को मेरी तरफ से बधाई है। आपके साहस को पूरा देश सराह रहा है। अच्छा, इतने सारे तारों के बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। मैं एयरफोर्स के साथियों से भी बात करूंगा। जरा वायुसेना के साथियों में से मैं बातचीत करना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, बैठिए आप। सर जय हिंद सर, मैं ग्रुप कैप्टन YK कांडलकर 157 हेलीकॉप्टर यूनिट एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर से हूं। हमें इस घटना की सूचना 10 तारीख को रात को 11 बजे के आसपास मिली। मेरी तकनीकी दल ने रात में ही हेलीकॉप्टर को इस कार्य के लिए तैयार किया और हम रात में ही टेक ऑफ करके गरुड़ कमांडो टीम को लेके सुबह 6:30 बजे तक देवघर एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पर एनडीआरएफ टीम, आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उसके हिसाब से जैसे कि एनडीआरएफ टीम ने कहा कि नीचे वालों तक वो कुछ सामान पहुंचा पा रहे थे, ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे थे। हमें ये बात हवा से समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने हवाई सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। जब हम हवाई सर्वेक्षण करके हेलीकॉप्टर वहां पे ले गए तो हमें वो जो रोपवे की केबल्स थी वो बहुत पास जाने के बाद ही दिख रही थी। हेलीकॉप्टर जब उस केबल के पास जाता था तो 2-3 कठिनाइयां आ रही थी। सबसे पहली तो हेलीकॉप्टर की जो हवा चलती थी उससे वो केबल और वो केबल कार दोनों की झूलने लगती थी और इस झूलने की वजह से जो रोपवे है वो हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराने का खतरा बढ़ रहा था। इस प्रकार हमने फिर पूरे प्लानिंग करके कि कैसे करेंगे, क्या खतरे हैं और इससे हम कैसे निपट सकते हैं, हमने पूरी प्लानिंग की और रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 11:30 बजे शुरू किया। हम एक ट्रॉली के ऊपर जाते, उसके ऊपर हवाई जहाज को स्थिर रखना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो झूल रहा था। मेरे फ्लाइट गनर हवाई जहाज का दरवाजा खोल के ट्रॉली को देखते और मुझे निर्देश देते कि ट्रॉली कहां जा रही है। उस हिसाब से हम हेलीकॉप्टर को वहां पे रखने की कोशिश करते, गरुड़ कमांडो को विंच डाउन करते, वो ट्रॉली पे उतरता, अंदर जाके एक एक करके यात्री को विंच अप करने के लिए तैयार करता और उसके बाद हम उनको विंच अप कर देते। उसके बाद अगर उनको मेडिकल रिक्वायरमेंट जरूरत हो तो हम तुरंत ही उनको हेलीपैड ले जाते, वरना हम रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू करते। इस तरह से एक एक करके हमने टोटल 10 केबल कार, पहले दिन 22, अगले दिन बचे हुए सबको निकाला। टोटल 10 कार में से हम 35 लोगों को बचा पाए। ये पूरा ऑपरेशन एनडीआरएफ जैसे कहा कि नीचे नहीं करना है क्योंकि नीचे वो खाना पहुंचा चुके थे, हमने ऑपरेशन ऊपर से शुरू किया। उनको ज्यादा जरूरत थी पहले रेस्क्यू करने की। इस तरह से पूरे कोऑर्डिनेशन से ही हम यह ऑपरेशन कर पाए हैं। धन्यवाद। अच्छा, मुझे बताया गया कि हमारे गरुड़ कमांडो लोगों का साहस बढ़ाने के लिए पूरी रात तार के सहारे लटक के रहे। उस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? जय हिंद सर, मैं सार्जेंट पंकज कुमार राणा 627 गरुड़ फ्लाइट वायुसेना स्टेशन कलैंसुंडा से 10 अप्रैल की रात घटना की सूचना मिलते ही गरुड़ टीम ने तैयारी शुरू कर दी। घटना स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले हमने घटना स्थल और रोपवे का जायजा लिया। जमीन से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हमने हेलीकॉप्टर से विंचिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे लिए जो कठिनाइयां थी कि हवा में झूमते हुए उस रोप कार के ऊपर उतरना, अपने आप को संभालना और फिर उसके दरवाजे को खोलना जो कि सिर्फ बाहर से खुलता था, उस छोटी सी ट्रॉली के अंदर जाना क्योंकि उस समय हमें सिर्फ अपने हाथों के बल पर कार्य करना था। उस हवा में झूमती हुई
ट्रॉली में नागरिकों को खड़ा कर हार्नेस पहनाना भी अपने आप में मुश्किल था। जितना मुश्किल इस ऑपरेशन को अंजाम देना था, इससे कई ज्यादा मुश्किल ऊंचाई पर फंसे घबराए हुए नागरिकों, खासकर महिलाएं एवं बच्चों का साहस बढ़ाना था। देश और देश के नागरिकों की सेवा करना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है और गरुड़ टीम को गर्व है कि हम इस काम आ सके। भारतीय वायुसेना एवं गरुड़ द्वारा दी गई ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल कर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर तक पहुंचा सके। जय हिंद सर। देखिए, वायुसेना के हमारे हेलीकॉप्टर लेके संभालने वाले लोग हो या तो आप गरुड़ वाले लोग हो, आप सब ने एक प्रकार से भारतीय वायुसेना के सामर्थ्य और अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई है। मैं एयरफोर्स के सभी साथियों को बहुत बहुत उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे बताया गया है कि हमारे सांसद भी श्रीमान निशिकांत जी भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहत कार्यों में उत्तम मदद की। नागरिकों का ये योगदान भी बहुत बड़ा होता है। आइए हम वहां चलते हैं। कौन बात करेंगे वहां नागरिकों में से? पन्ना लाल जी है सर, जो आपके बहुत बड़े फैन भी हैं और इन्होंने 22 लोगों की जान बचाई है। 76 में से 22 लोगों की जान इन्होंने बचाई सर, और ये बात करेंगे सर। हाँ पन्ना लाल जी बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रणाम। 10 तारीख को आप क्या करते हैं पन्ना लाल जी? हम एक छोटा कर्मचारी है। बताइए। 10 तारीख को एक घटना हुआ 4:30 बजे। 4:30 में घटना हुआ तो वहाँ पुलिस आने के बाद हम लोग का सब पकड़ा, सबके हटाने के बाद तो हटा के तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। अपना संसद से दिया तो वो फिर हम लोग का साथ दिया। तो 4:30 बजे 5 में पहुंच गया। 5 में पहुंचने के बाद तो हम 4 के दिन खाली 416 में तो बच्चा 18 आदमी खाली के तक अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद तो हम लोग तो थोड़ा हेलीकॉप्टर आया तो हम लोग का साथ निकल गया। तो लोग सोच के हेलीकॉप्टर 2 बार आया, 2 बार तो 11:30 हम लोग पानी चिल्ला रहा था, पानी को खाना फिर हमने सांस लिया। संसद मोदी जी बोला कैसे होगा तो ठीक है बताते हैं। और फिर एक दिन जब होता है तो व्यक्ति जवान से बोला हमारा पूरा काम देखकर हम व्यक्ति जवान को बोला। पन्नालाल जी, वैसे तो रेस्क्यू के लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। आपने इतना सारा काम किया, आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली थी क्या? ट्रेनिंग तो कहाँ से खाना खा गया क्या हुआ देखिए, आप सब जो नागरिक वहां बैठे हैं, आप सबने खुद रात काम किया है। दूसरों की मदद और सेवा भाव ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। आपने मानवता का बहुत पुण्य काम किया है। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी कामना है। अब मैं जरा आईटीबीपी के जाबाजों से भी बात करना चाहता हूं। आईटीबीपी के जवानों से बात करूंगा। जय सर, मैं इंस्पेक्टर अनंत कुमार पांडे 40वीं वाली आईटीबीपी से। हमें घटना की जानकारी मिलते ही हम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए। करीब रात में 2:40 पर हम वहां पर पहुंच गए। सिविल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के बाद एक लोकल की मदद से हम रेस्क्यू पॉइंट के लास्ट पॉइंट तक गए। वहां जाने के बाद जो नजदीकी 2 गाड़ी थी उनसे हमने बात की, और जो बची हुई 10 गाड़ी थी उनसे हमने ड्रैगन लाइट की मदद से संपर्क स्थापित करा, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हमें बहुत जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। फिर हमने उस पूरे एरिया की रैकी करने के बाद लगभग उजाला हो गया था। एरिया रैकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एयर और कंडीशन इतनी खराब थी कि स्टार्टिंग की एरियल रैकी को खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसके कारण आईटीबीपी का ग्रुप लोकल के साथ मिलकर इम्प्रोवाइज तरीके से एक रास्ते को हमने पुली की मदद से
ऊपर जो रोप था उस पे डाला और जिसकी मदद से हमने नंबर 1 ट्रॉली पर वाटर बॉटल्स और रिफ्रेशमेंट का सामान पहुंचाया। उसके बाद सिविल प्रशासन से हमने बात करके ड्रोन मंगवाए, क्योंकि लास्ट नाइट सिविल प्रशासन ने ड्रोन को ऑपरेट किया था लेकिन वो सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाए थे। हमारी जो यूनिट है वो एंटी नेक्सस ऑपरेशंस में है, तो हमें ड्रोन का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने ड्रोन की मदद से रस्सी को ऊपर पहुंचाया और उसकी मदद से हमने वाटर बॉटल्स वगैरह ऊपर पहुंचाई। उसके बाद जो फर्स्ट ट्रॉली जहाँ पर रस्सी पहुंच चुकी थी वहां से हमने सिविल सोर्सेज और सिविल कॉर्पोरेशन की मदद से 4 लोगों को रेस्क्यू किया। ये 4 लोगों का रेस्क्यू करना इस पूरे ऑपरेशन का मेन टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि काफी लंबे समय बीत चुका था और कोई रेस्क्यू नहीं हुआ था, सबका मोरल डाउन था। वहां उस कंडीशन में हमारा सबका मोरल बहुत अप हुआ और फिर एक ऑपरेशन में फ्लो आ गया और फिर कंटिन्यू हमारे हेलीज ने लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जिन ट्विस्टर को रेस्क्यू किया जा रहा था उसके लिए हमारी मेडिकल टीम लास्ट रेस्क्यू पॉइंट पर हेलीपैड पर अवेलेबल थी, जिनको की प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। और चेहरा इतना खराब था कि सर 4 लोग जो ऊपर चढ़ चुके थे वो नीचे नहीं आ रहे थे, तो हमारी आईटीबी के ग्रुप ने उनको वहां वाटर बॉटल्स, रिफ्रेशमेंट सामान, बिस्किट और केक वगैरह पहुंचाए। और पीछे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण हमने अपनी छोटी टुकड़ी सिक्योरिटी में लगा दी थी ताकि कोई भी सिचुएशन पैनिक ना हो, सबको अपने कॉन्फिडेंस पे रखें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके संबोधन से हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और भारतीय सीमा पुलिस अपने देशवासियों के लिए सर्वप्रथम और सदैव तत्पर रहेगी। जय हिंद सर, थैंक यू। देखिए, इस दुर्घटना में बच्चे भी फंसे थे, क्या उनके लिए आप लोगों ने अलग से कोई रणनीति बनाई थी क्या बच्चों के लिए? सर, जो 15 जी हैं वो हमारे गाइड का काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि सर इस ट्रॉली में बच्चे ज्यादा हैं, तो हमने सबसे पहले उन्हीं ट्रॉली में पानी वगैरह पहुंचाया और उनसे हमारी रात में बात भी हुई। रात में हमने काफी टाइम उनके साथ उन पत्थरों पे बिताया और उनसे बात की ताकि वो परेशान ना हो। अच्छा, मुश्किल से मुश्किल चुनौती के सामने अगर हम धैर्य के साथ काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। आप सभी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस धैर्य का परिचय दिया है वो अतुलनीय है। इसके लिए आप सभी प्रशंसा के अधिकारी हैं। हमारे साथ स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्थानीय प्रशासन से कौन बात करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मैं मंजुनाथ भजंत्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवघर बात कर रहा हूँ। सर, उस दिन घटना सूचना जैसे ही हमको मिल गया तो हम वहाँ तुरंत एसडीओ को भेज दिए और उसके बाद एनडीआरएफ को भी इंफॉर्मेशन देते हुए मैं और एसपी साहब वहाँ पहुँच गए और सिचुएशन का हमने सबसे पहले असेस किया। फिर उसके बाद हम सोचे कि ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। और वहाँ कुछ लोग जो हम लोगों ने रेस्क्यू किया था उनको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए। फिर सभी लोगों से बातचीत करने के बाद वहाँ जो केबल कार के कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, फिर उसके बाद एनडीआरएफ के टीम की वजह से फिर उनसे और जो लोकल टीम वहाँ लोकल लोग जो है उनसे बातचीत करने के बाद हम लोग यही नतीजे पे आए कि इनका रेस्क्यू जो है एरियल सर्वे से किया जा सकता है, ये और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो हम लोगों ने तुरंत राज्य सरकार को इसको सूचना दिया। फिर वहां से भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द राहत हमको किया जाए। तो फिर हम लोग उस दिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहां जैसे सर आपने बताया कि उनका हौसला, वहां जो फंसे हुए लोग हैं उनका हौसला कैसे रखें, तो कीपिंग द होप अलाइव, ये हमने तुरंत क्या किया कि वहां के जितने भी हमारे एनडीआरएफ टीम थी, वहां जो केबल की कंपनी थी, वो जो एक पैरेलल मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से वहां लाइट और राहत कार्य, पानी पहुंचवाना। फिर उसके बाद हम लोग कोशिश किए बहुत टॉप लेवल पे जहां था, जहां पहुंचाया नहीं जा सकता था, तो वहां पे भी हम लोग लाउड स्पीकर से बात किए। और हमको क्योंकि नेक्स्ट डे एयरफोर्स आने वाली थी तो उसके लिए हम लोग पहले ही थोड़ा स्टडी कर ले कि कौन कौन सा ट्रॉली में कितने लोग हैं और किस तरह के लोग हैं और उनका क्या स्थिति है, बच्चे तो नहीं है।
तो वो सारा चीज हम लोगों ने पहले ही बना दिया। तो उस दिन हम लोगों को जो चार्ट बना दिया कि 12 ट्रॉली में 48 लोग हैं, हर एक ट्रॉली में कितने कितने लोग हैं, वो सारा हम लोगों ने बना के रख दिए। तो फिर नेक्स्ट डे जो है जैसे एयरफोर्स आई उससे पहले ही हम लोगों ने सभी जगह टेम्पररी हेलीपैड तैयार कर दिए थे। फिर उसके बाद एयरपोर्ट में जो जो चाहिए सारा कोऑर्डिनेशन जो रहना है वो कर दिए थे। और उस दिन सुबह सुबह जब आईटीबीपी और एनडीआरएफ की एडिशनल टीम भी जब आई, इंडियन आर्मी भी आई, तो वो सभी लोग जाते थे, देखते थे, अरे ये तो इतना ऊपर है, कैसे निकाल पाएंगे। तो सब लोग आते थे, बोलते थे हाँ ये तो एरियल से ही निकल सकता, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने एयरफोर्स जब आई सर तो इसका रेस्क्यू शुरू हुआ। उस दिन 33 लोगों का जो फर्स्ट डे रेस्क्यू हुआ। और उस दिन सर एक घटना मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह मुझे लगभग 4 बजे जो कॉल आया, क्योंकि हमने भी रात को जिन जिन से कॉल हुआ था उन सब से बात किए थे। तो एक व्यक्ति बोले कि सर हमको जल्दी निकालिए ना, क्योंकि हमको सुबह सुबह हमारे घर में बच्चे का स्कूल बोर्ड एग्जाम है। तो मैंने उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि इनको पूरा हौसला है, हम लोगों ने जो भी दिया है वो सारा चीजें इन लोगों के पास। फिर और एक व्यक्ति ने जो रात को 2 बजे हमने फोन किया था, तो वो सुबह लगभग 4 या 5 बजे मुझे फोन करके वो बताया कि आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ रही है, ये क्या नौटंकी चल रही है, हमको क्यों नहीं आ रही है। तो सर हमने बताया कि नहीं नौटंकी नहीं, हम लोग तो आने वाली है, जैसे सनराइज होगा तो आएगा। तो उन्होंने बताया कि जल्दी से हम कब तक बैठे रहेंगे यार, जल्दी से बुलाए। तो फिर हमको लगा कि इनका सभी का हौसला है और इनका होप पूरा है और हम लोग कर पाएंगे सर। और इसके माध्यम से फिर बाद में हम लोगों ने सारे ब्रीफिंग, जिसको मीडिया को भी जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो सारा चीज किए। और जितने भी मल्टी एजेंसीज है सर, एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स, फिर उसके बाद आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, इन सब के साथ समन्वय बनाया सर। फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग रिमेनिंग लोगों को भी किया सर। और उस दिन जब एक व्यक्ति को नहीं बचा पाए, तब तक सनसेट हो रही थी, तो हमने अनुरोध किया कि आज इसको क्लोज किया जाए, नेक्स्ट डे हम लोग करें। और रात के दौरान हम लोग फिर से ड्रोन से उनको जो भी खाना वाना, पानी, जितना लोगों को हम लोग पहुंचाया जा सकता पहुंचाए सर। और फिर उसके बाद लास्ट डे जो है ये किया गया सर। और इसके लिए सर मैं जिला प्रशासन की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और जितने फोर्सेस सभी लोग आए थे उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू सर। मंजुनाथ जी, आपका तो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपकी इस पढ़ाई का भी उपयोग हुआ क्या? यस सर, क्योंकि सर प्लानिंग में हम सोच रहे थे कि सर वहाँ वो जो इतना स्टीफ क्लिफ था ऑलमोस्ट 90 डिग्री, और वो जो 45 डिग्री एंगल पे वो रोपे था, तो उस समय लग रहा था कि सही में इवन जब अगर एयरफोर्स भी आएगी थी हम लोग कैसे कर पाएंगे, वो चिंतित थे हम। उसके बाद जो हमको प्लानिंग में खासकर यूज हुआ सर, उस समय रात को ही हम लोग पहले ही पूरा तैयारी करके रख दे, एक एक ट्रॉली में क्या क्या कौन लोग हैं और उनका क्या स्थिति है, ताकि सुबह रेस्क्यू करते वक्त उनको पता चले कि कहाँ बच्चे हैं, कहाँ महिलाएं हैं, तो वहां ज्यादा फोकस करें सर। और इतना ही नहीं सर, वो उसका हम लोगों ने वीडियो बनाया, जो ट्रॉली जो है हर एक ट्रॉली का उसका डायमेंशन रफ और पूरा 360 डिग्री एंगल, और वो इंडियन एयरफोर्स के हम लोगों के जो ग्रुप कैप्टन साहब थे उनको दे दिया सर, ताकि वो लोग अपना स्ट्रैटेजी बना पाए, कैसे किस तरफ आउटसाइड डोर है, कितना केबल से जो सी है उसको अंदर कैसे जाना है, उन्होंने उसकी स्ट्रैटेजी बना के वो लोग कर पाए सर। देखिए, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो ये बहुत जरूरी है। इस हादसे से जुड़े जो भी आपके अनुभव है उसकी जानकारी बहुत अहम होगी। स्थानीय प्रशासन के अन्य लोगों को भी आप मेरी तरफ से साधुवाद दीजिएगा। अब मैं अपनी थल सेना के जाबाजों से बात करना चाहता हूं। आइए थल सेना के सब जवानों से बात करते हैं। जय हिंद सर, मैं ब्रिगेडियर अश्विनी नैयर, डिप्टी जीओसी 23 इन्फेंट्री डिव। हमारा कॉलम 10 ऑफिसर्स, 9 जेसीओस, 97 ओआर। हम सुबह 4 बजे 11 अप्रैल को घटनास्थल पर पहुंचे। पहुंचते ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसपी साहब ने हमारे कॉलम को ब्रीफिंग दी कि इस समय 12 ट्रॉलीज में 48 नागरिक फंसे हुए हैं। हमने तुरंत उसी समय मेंटेनेंस ट्रॉली के जरिए
सभी ट्रॉलीज की रैकी की। दूसरी रैकी सुबह होने के बाद 6:30 बजे की गई। फिर हमने सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके ये प्लान बनाया कि जो पहली 4 ट्रॉलीज हैं उनकी हाइट लगभग 150 से 200 फीट थी। तो हमने ये प्लान बनाया कि इनको हम मैनुअल इंटरवेंशन से हमारे कमांडोज और हमारे घातक इनको हम वापस निकालेंगे, और बाकी जो 8 ट्रॉलीज हैं जो कि 600 से 2000 फीट की हाइट पर थी, उनको भारतीय वायुसेना उनको विंचिंग ऑपरेशन से निकालेगी। इसके लिए हमारे घातक जाबाज जो पाइलन था उसको 200 फीट ऊपर चढ़े और फिर रोपवे के साथ क्रॉल करते हुए ट्रॉली तक पहुंचे। ट्रॉली का दरवाजा खोला और लोगों से मिलके वहां से 200 फीट नीचे तक हमने रोपवे डाला और वहां से नागरिकों को कंट्रोल्ड रूप से बांध के स्लिदर कराया और इस तरह से 11 नागरिक पहली 4 ट्रॉली से निकाले। उसके साथ साथ मेडिकल टीम्स जो मेकशिफ्ट हेलीपैड पर थी उनके साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक शटल मिल सके। और सभी एजेंसीज ने आईटीबीपी, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सभी ने मिलकर इसको एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ढंग से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जय हिंद सर। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी ने तेजी से काम किया और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ढंग से किया, प्लानिंग करके किया। और मुझे बराबर है, जब पहले दिन शाम को ही खबर आई, फिर ये खबर आई कि भाई हेलीकॉप्टर ले जाना कठिन है क्योंकि हेलीकॉप्टर का वाइब्रेशन है, उसकी जो हवा है उसी से कहीं तार हिलने लग जाए, ट्रॉली में से लोग कहीं बाहर गिरने लग जाएं, तो हेलीकॉप्टर ले जाना के वो भी चिंता का विषय था। रात भर तो उसी की चर्चा चलती रही। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि जिस कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोगों ने काम किया, और मैं समझता हूं कि इस तरह की आपदा में समय, रिस्पांस टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आपकी तेजी ही ऐसे ऑपरेशन की सफलता या विफलता तय करती है। वर्दी पर लोगों की बहुत आस्था होती है। संकट में फंसे लोग जब भी आपको देखते हैं, चाहे एनडीआरएफ का यूनिफॉर्म भी अब परिचित हो गया है, आप लोग का तो परिचित है ही है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि अब उनकी जान सुरक्षित है। उनमें नई उम्मीद जग जाती है। आपकी उपस्थिति पर ही उम्मीद का, हौसले का काम यानी एक प्रकार से शुरू हो जाता है। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों का ऐसे समय में विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहता है। और मुझे इस बात का संतोष है कि आपने अपने प्लानिंग में और ऑपरेशन की प्रक्रिया में इस बात को बहुत प्राथमिकता दी और बहुत अच्छे ढंग से इसको किया। आपकी ट्रेनिंग भी बहुत बेहतरीन है। एक प्रकार से इस फील्ड में पता चल गया कि कितनी बढ़िया ट्रेनिंग आपकी है और आप कितने साहसिक हैं और किस प्रकार से आप अपने आप को खपा देने के लिए तैयार होते हैं। हर अनुभव के साथ हम लोग भी देखते हैं कि आप लोग अपने आप को सशक्त करते जा रहे हैं। एनडीआरएफ सहित तमाम बचाव दलों को आधुनिक विज्ञान, आधुनिक उपकरणों से लैस करना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। ये पूरा ऑपरेशन संवेदनशीलता, सूझबूझ और साहस का पर्याय रहा है। मैं इस दुर्घटना से बचकर आने वाले हर व्यक्ति को बधाई देता हूं कि आपने इतने बड़े हादसे के बाद भी सूझबूझ से काम लिया। मुझे बताया गया कि लोगों ने लटके लटके ही कई घंटे बिताए, रात भर सोए नहीं, फिर भी इस सारे ऑपरेशन में उनका धैर्य, उनकी हिम्मत, ये कॉपरेशन में बहुत बड़ी बात है। आप सभी अगर हिम्मत छोड़ देते सारे नागरिक, तो ये परिणाम शायद इतने सारे जवान लगने के बाद भी उसको नहीं ले पाते। तो इसलिए जो फंसे हुए नागरिक थे उनकी हिम्मत का भी बड़ा महत्व रहता है।
आपने खुद को संभाला, लोगों को हिम्मत दी और बाकी का हमारी बचाव कर्मियों ने पूरा कर दिया। और मुझे खुशी की बात है कि वहां के नागरिक, उस इलाके के, उन्होंने जिस प्रकार से 24 घंटे रात रात रह करके सारी आप लोगों की मदद की, वहां जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास किया, जो भी उनके पास समझ थी, साधन थे, लेकिन समर्पण बहुत बड़ा था इन नागरिकों का। ये सारे नागरिक भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। देखिए, हाँ, इस आपदा ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि जब भी देश में कोई संकट होता है तो हम सब मिलकर एक साथ जब उन संकट से मोर्चा लेते हैं और उस संकट से निकलकर दिखाते हैं। सबके प्रयास ने इस आपदा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं बाबा धाम के स्थानीय लोगों की भी प्रशंसा करूंगा कि जैसे उन्होंने इस प्रकार से पूरी मदद की है। एक बार फिर प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सभी घायलों की जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और आप जो लोग इस ऑपरेशन में लगे थे, आप सबसे मेरा आग्रह है, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन, क्योंकि बाढ़ आना, बारिश होना, ये सबको आपको रोज का काम हो जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत रेयर होती है। इसके विषय में जो भी अनुभव है उसको बहुत ढंग से आप लिख लीजिए। एक प्रकार से आप मैनुअल बना सकते हैं। और हमारे जितने फोर्सेस ने इसमें काम किया है, एक डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि आगे हमारे पास ट्रेनिंग का भी ये हिस्सा रहे कि ऐसे समय किन किन चैलेंजेस आती हैं, इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए क्या, क्योंकि जब पहले ही दिन जब शाम को मेरे पास आया कि साहब हेलीकॉप्टर ले जाना मुश्किल है, क्योंकि तार इतनी वाइब्रेशन झेल ही नहीं पाएंगे, तो मैं स्वयं भी चिंता में था कि अब क्या रास्ता निकाला जाएगा। यानी एक एक ऐसे पड़ाव की आपको जानकारी है, आपने अनुभव किया है। जितना जल्दी अच्छे ढंग से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हमारी सभी व्यवस्थाओं को आगे ट्रेनिंग का उसका हम हिस्सा बना सकते हैं और इसका एक केस स्टडी के रूप में लगातार हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को भी लगातार सज्ज करना है। बाकी तो वहां जो कमेटी बैठी है, इस रोपवे का क्या हुआ वगैरह राज्य सरकार अपनी तरफ से करेगी, लेकिन हमें एक इंस्टीट्यूशन के रूप में पूरे देश में इन व्यवस्थाओं को विकसित करना है। मैं फिर एक बार आप लोगों के पराक्रम के लिए, आप लोगों के पुरुषार्थ के लिए, आपकी ये नागरिकों के प्रति जो संवेदना के साथ काम किया है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवघर के दूतों से प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर बात कर रहे थे, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे कि अगली बार कभी गलती से ऐसी दुर्घटना फिर हो जाए तो इस अनुभव से हमको सीखना चाहिए और किस तरीके से मुश्किल में पड़ी जिंदगियां उनको बचाया जाए। वो आज का अनुभव बहुत काम आ सकता है। गलती दोबारा ना हो, कोशिश ये होनी चाहिए, इस तरह की चूक ना हो, कोशिश ये होनी चाहिए। लेकिन अगर दुर्घटना घट जाए तो कैसे इस अनुभव का फ़ायदा उठा के तमाम लोगों को बचा सकते हैं, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, इस खबर को सबसे पहले नेशनल मीडिया पर एबीपी न्यूज़ लेकर आया। दिल्ली से हज़ारों मील दूर जब ये दुर्घटना घट रही थी, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मौके पर थे और वो अपने लिए नहीं बल्कि आप तक वो खबर पहुंचाने के लिए वहां पहुंचे और दिखाया कि किस तरीके से इन जिंदगियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और लगातार 3 दिनों तक ये कवरेज आप एबीपी न्यूज़ पर देखते रहे और आलम यह है कि आज की लगभग सभी जिंदगियां 3 को छोड़कर बचा ली गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और अब प्रधानमंत्री भी उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं जिन्होंने इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।